हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एडू गैलेक्सी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक संविधान की विशेषता, हमारे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है कि हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारतीय जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगर हम दुनिया में जितने भी देश के संविधान हैं, अगर हम उनको देखें तो या तो वो लिखित है या फिर वो अलिखित है। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित है। लिखित होने के साथ साथ इसकी एक और विशेषता है कि वो सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान में कुल जो मूल संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुच्छेद में ABC करके बढ़ोतरी हुई और ये 450 के ऊपर पहुंच चुका है अभी अनुच्छेद की संख्या। फिर भी हम लोग नॉर्मली इसको 395 ही मानते हैं, चूँकि ABC करके बढ़ा है। और जो हमारा ये जो है ना, अनुसूची शुरुआत में 8 था, अभी अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई, यानी कि 8 को अनुसूची शुरू में था और 4 अनुसूची बाद में बढ़ा, अभी ये 12 हो गया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान हैं या तो वो आंतरिक स्रोत से लिए गए हैं या फिर बाह्य स्रोत। आंतरिक का अर्थ हुआ कि जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ अधिनियम लाए थे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो लेकर आया था अंग्रेज़, तो सबसे ज़्यादा प्रावधान उन्हीं भारत शासन अधिनियम से हमारे मूल संविधान में डाल दिया गया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो स्रोत है वो आंतरिक, यानी कि भारत शासन अधिनियम जिसके द्वारा हमारे भारत में ही शासन चल रहा था उसी से लिया गया। और बाह्य स्रोत का अर्थ हो गया कि जैसे कुछ प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो वो हो गया बाह्य स्रोत। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे संविधान की जो ये विशेषता हो गई कि हमारे संविधान के कुछ स्रोत आंतरिक और कुछ बाह्य हैं। अब तीसरा जो विशेषता है हमारे संविधान की उसको देखते हैं। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता का अर्थ हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि नम्यता का अर्थ लचीला और अनम्यता का अर्थ होता है कठोर। हम लोग को जो है ये संविधान की जो विशेषता है नम्यता और अनम्यता, इसका अर्थ हो गया कि हमारी संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी हमारे संविधान का जो है स्वरूप वो नम्यता भी है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है, ये दोनों का मिश्रण है। लचीला से मतलब हुआ कि कुछ संविधान का जो प्रावधान है, कुछ अनुच्छेद है, उसको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। और अनियमितता यानी कठोर से तात्पर्य है कि हमारे संविधान का जो है कुछ प्रावधान ऐसा है जिसको हम लोग उतना आसानी से बदल नहीं सकते हैं। जैसे यदि संसद चाहे तो 2/3 बहुमत के साथ संविधान के कुछ प्रावधान को बदल सकता है। ये हमारे संविधान के नम्यता के गुण को दर्शाता है, यानी लचीलापन के गुण को दर्शाता है। लेकिन इसमें यह भी है कि 2/3 बहुमत जो संसद है वो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से परमिशन भी उसको लेना पड़ेगा, तब वो उस प्रावधानों को बदल सकता है। तो ये हमारे संविधान के अनम्यता यानी उसको बोल सकते हैं कठोरता को दिखाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे संविधान का जो ये एक विशेषता हो गया कि ये हमारा संविधान नम्यता भी है, माने नम्य भी है और
और नम्य भी है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे संविधान की अगली विशेषता एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका जैसे बड़े देशों में वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे भारत देश में एकल नागरिकता, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका में जो भी नागरिक होते हैं वो किसी खास स्टेट के तो होते ही हैं, वो किसी खास स्टेट के नागरिक कहलाते हैं, साथ साथ पूरे देश के नागरिक कहलाते हैं। मतलब पूरे देश के नागरिक के साथ साथ उस स्टेट के भी नागरिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सब भारतीय हैं, यानी एक हम लोग मतलब भारत के हैं सिर्फ। ऐसा नहीं कि हम लोग बिहारी हैं, बंगाली हैं, हरियाणी हैं, ऐसा नहीं, हम लोग सिर्फ भारतीय हैं। यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो हम लोग का है, अगला है हम लोग का विशेषता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि हमारे संविधान की एक विशेषता है। हमारे संविधान में दिया गया है कि जो संविधान है उसमें हमारे लिए यानी कि जनता के लिए कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं कि जनता को ये मूल अधिकार मिलना चाहिए, ये मूल अधिकार मिलना चाहिए, ये मूल अधिकार मिलना चाहिए। तो मौलिक अधिकार का जिक्र हमारे माने संविधान में है, तो ये भी एक प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता हो गई। इसके बाद अगला विशेषता हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य ये है कि हमारा संविधान जो कानून बनाते हैं, संसद हो चाहे जो भी हो, उसको ये निर्देश देता है कि आप जब भी कोई कानून बनाइए तो जनता के हित को देखते हुए जनता के हित में ही कानून बनाइए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कानून बना दिए, उसमें जनता खुश नहीं है या जो भी उस समय कुछ देश में वैसा स्थिति पैदा हो कि जनता आक्रामक हो जाए। तो ये हमारे संविधान की एक मूल विशेषता हो गई कि संविधान जो भी कानून बनाने वाले हैं उसको ये निर्देश देती है कि आप जब भी कानून बनाइए जनता के हित में कानून बनाइए, ऐसा नहीं कि माने कुछ भी। उसके बाद फिर हमारे देश का 7वां विशेषता हो गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य है कि मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य यह है कि मतलब हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी है यहाँ का जो भी नागरिक है उनको कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना होता है, कुछ कर्तव्य होता है उसका पालन करना होता है, उसी को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चैप्टर में। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि ये भी इसकी एक विशेषता है और इनकी संख्या जो है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। ये कई बार पूछा गया, इस बार तो हमको रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये हो गया। इसके बाद 8वां विशेषता, अगला विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में कहा गया है कि जिसका भी एज 18 साल हो गया है, 18 साल हो गया है, वो सार्वभौमिक मताधिकार माने उसको इतना अधिकार मिल गया कि वो भी वोट डाल सकता है, यानी मत दे सकता है अपना। तो वो हो गया सार्वभौमिक मताधिकार। अब इसमें इसका जिक्र नहीं है कि कोई गरीब रहे चाहे अमीर रहे चाहे कुछ भी रहे, सबको सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी सबको मत देने का अधिकार है। चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे वो किसी जाति से रहे, किसी धर्म से रहे, सबको मत देने का अधिकार है। ये भी एक हमारे भारतीय संविधान की विशेषता ही हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका से तात्पर्य है कि हमारे संविधान में एक न्यायपालिका का हमारे संविधान में न्यायपालिका का जिक्र है और वो बोल रहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ना ही उसके ऊपर किसी का दबाव, माने वो किसी के अंडर नहीं रहेगा, ना राष्ट्रपति या कोई भी ऊंचा से ऊंचा पद पर है तो वो किसी के अंडर नहीं है, वो स्वतंत्र है और वो निष्पक्ष, यानी कि उसको सिर्फ ये चाहिए कौन सही है कौन गलत है।
अब उसके अलावा उसको और कुछ नहीं कि मैंने प्रधानमंत्री है तो इसके फेवर में हम मैंने बोलें या बताएं या कुछ जो भी होता है फैसला सुनाने का, और ये छोटा मोटा आदमी है तो इसके फेवर में नहीं बोले, ऐसा नहीं, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं हो सकता। ये भी एक प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता हो गई। इसके बाद अगला हो गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे देश में जो शासन होगा वो संसद का होगा, यानी कानून वानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो संसद बनाएगा। मतलब ये भी एक प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता हो गई कि हमारे माने देश में जो भी संसद के अंतर्गत 3 गो आते हैं ना, ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो यही लोग हमारे देश पर जो भी मैंने कानून वानून बनाएंगे वही बनाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता हो गई। इसके बाद अगला विशेषता हो गया त्रिस्तरीय शासन। दुनिया में जितने भी लगभग देश हैं सभी में 2 स्तर का शासन होता है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली चल रहा है। त्रिस्तरीय से तात्पर्य ये हुआ कि एक तो कोई भी देश में 2 स्तर का शासन का मतलब हो गया, एक तो केंद्र लेवल पर होता है राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, और राज्य स्तर पर होता है मुख्यमंत्री वगैरह, राज्यपाल वगैरह। लेकिन हमारे देश में केंद्र और राज्य के अलावा एक और है तीसरा स्तर, पंचायती राज, जो कि पंचायत के स्तर पर शासन करता है। तो ये हमारे संविधान की ये भी एक विशेषता हो गई, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। अब उसके बाद अगला है पंथ निरपेक्ष राज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट वाला है पंथ निरपेक्ष राज। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि पंथ का अर्थ होता है धर्म। कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म लोगों का है। हमारा जो भी है, मतलब ये संविधान जो कहता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म तो लोगों का होता है। संविधान का क्या होगा धर्म, हम सभी धर्म को बराबर सम्मान देंगे, सभी धर्म हमारे लिए समान है। तो ये हो गया हमारे संविधान की एक विशेषता, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। तो ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है ऐसे भी कि इनमें से कौन सा जो है कौन सा शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो 3 को कुछ दिया रहेगा, एक उसमें पंथ निरपेक्ष डाल देगा। हो सकता है अगर दोनों ऑप्शन में रहे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, तो वहाँ पे हमको पंथ निरपेक्ष ही मारना है। अगर पंथ निरपेक्ष नहीं रहेगा तब धर्म निरपेक्ष मारना है। तो ये था आज का संविधान की विशेषता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत बेनिफिट या बहुत कुछ समझ में आया होगा, और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।